नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IAS एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो पहला और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था उसको ऑलरेडी मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को समझाया हुआ था। अब यहाँ पे लास्ट में जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, इसके माध्यम से यह आप जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से फ्रांसीसियों का भारत में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है अब यहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से डैमेज कर दिया जाएगा। सेना वना बोला जाएगा कि अब तुम लोग सिर्फ यहाँ व्यापारी बन के रहो, तुम लोग सेना रखने का यहाँ पे अलाउ अब यहाँ पे नहीं होगा। तो लास्ट में हम लोग यह देखेंगे कि फ्रांसीसियों की असफलता का कारण था और कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश जो लोग था, ब्रिटिश कंपनी था, किस तरह से भारत में अब उस सब का विजय अभियान पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्लासी की युद्धों का भी हम लोग जिक्र करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। PDF की रिगार्डिंग सारा का सारा देखिए यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना होगा कि भाई चल क्या रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था। तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, मैंने पिछले क्लास में आप लोग बताया हुआ था कि किस प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जब युद्ध भय अधिक बढ़ने लगा तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और डुप्ले की जगह एक नया फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेजा गया जिसका नाम था गोडेहू। अब यही जब गोडेहू आया तो फ्रांसीसी सरकार ने इसको हिदायत दे के भेजा हुआ था कि जाके वहाँ पे सही से व्यापार करो, ना कि भाई युद्ध करना है। और आते ही गोडेहू ने क्या किया तो ब्रिटिश कंपनी से अर्थात अंग्रेजों से पौंडीचेरी की संधि कर लिया 1755 में। अब ये जो पौंडीचेरी की जो संधि हुई थी, मैंने आप लोग बताया हुआ था कि इसका जो प्रावधान था कि अब कोई भी चाहे फ्रांसीसी हो चाहे अंग्रेज हो, भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम यहाँ पे आए हैं व्यापार करने के लिए और सिर्फ यहाँ पे हम लोग व्यापारी बन के रहेंगे। और जो भी विजित क्षेत्र था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, जिसने जिसने जिन जिन क्षेत्रों को जीता हुआ था उसको पुनः वापस लौटा दिया गया। तो यही मामला बन रहा था। लेकिन देखिए 1755-56 में ही यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध पूरी तरीके से सामने आने लगा। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, यही देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का हल्का सा मैं हिंट देता हूँ, आप लोग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए उस समय अगर देखा जाए तो ये है यहाँ पर, ठीक है, ब्रिटेन यहाँ पे है, दूसरी तरफ यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रांस है। अगर उस समय देखा जाए तो उस समय यूरोप की दो बड़ी शक्तियों के रूप में यही दो देश पूरी तरीके से मौजूद था, ब्रिटेन और दूसरी तरफ फ्रांस। इसके अलावा कुछ, ठीक है, और भी छोटे छोटे राजवंश थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रसा का क्षेत्र था। प्रसा के नीचे जस्ट यहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र हुआ करता था। अब यहाँ पे समस्या क्या हुआ था, तो देखिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट कारण था उपनिवेशों को लेके ही अब समस्या चल रही थी। और जो भी देखिए यूरोप में अगर कुछ घटनाएं हो रहा है, खासकर व्यापार को लेके हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा एक दूसरे के, ठीक है, प्रतिद्वंदी नज़र आएगा। और यही हुआ है, चाहे हम लोग इधर अटलांटिक ओशियन की तरफ, जो इधर हम लोग कनाडा और उत्तरी अमेरिका की बात कर लें, कैरिबियाई क्षेत्रों की बात कर लें, फिर अफ्रीका का जो ये पश्चिमी तट है इन क्षेत्रों की बात कर ले, इधर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका है इन क्षेत्रों की बात कर ले, भारत की बात कर ले, यहाँ पे हर तरह से आप देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस, और सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस नहीं है, यहाँ पे प्रसा है, प्रसा जो आज वर्तमान में जर्मनी है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, थोड़ा आप सब लोग देखते चलिए, ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे भी समस्या थी। प्रसा का सपोर्ट करने लगा यहाँ पूरी तरीके से ब्रिटेन सपोर्ट करने लगा, और ऑस्ट्रिया का जो सपोर्ट कर रहा था, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था से परिचालित हो रहा था, फ्रांस भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था से परिचालित हो रहा था, कुछ सगे संबंधित भी था सब। तो फ्रांस यह पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था। सीमा विवाद तो था ही प्रसा और ऑस्ट्रिया में। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कनाडा के जो क्षेत्रों में, इसके अलावा इधर नीचे का जो, ठीक है, वर्तमान में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो क्षेत्र है, यहाँ पे उपनिवेशों के लिए एक बड़ी अधिक समस्या थी। यहाँ पे सब अंग्रेज सब चाह रहा था कि हम लोग अंदर, ठीक है, हम लोग चले जाएं इधर। वर्जीनिया का जो क्षेत्र, इधर तंबाकू वगैरह काफ़ी बड़ी मात्रा में होता था। यहाँ पे भी, ठीक है, फ्रांसीसी सब बिल्कुल यहाँ पे सब रोकने के लिए तैयार है। तो यहाँ भी युद्ध लड़ा जा रहा है। उसी तरीके से जो कैरिबियाई जो देश है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्यूबा वगैरह में, ठीक है, बॉल ऑफ शुगर जिसे बोला जाता है, वहाँ पे भी, ठीक है, कुछ इसी टाइप का मामला था। यहाँ पे स्पेन वगैरह सब आ जाएगा, नीचे स्पेन पुर्तगाल सब आ जाएगा। कुल मिला के आप यह देखने का प्रयास कर रहे हैं
कि किस प्रकार से जो सप्तवर्षीय युद्ध है, कोई एक देश नहीं है, दो देश नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप अगर लड़ रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो है आर्थिक कारण। अब इन आर्थिक कारणों से जो युद्ध माने इन क्षेत्रों में यहाँ पर लड़ा जा रहा है, उसका प्रभाव तो भारत में पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध ने कहीं न कहीं यहाँ पे तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था, तृतीय कर्नाटक युद्ध को पूरी तरीके से यहाँ पे जन्म दे दिया। और ये भी बोला जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो था अंग्रेजों के लिए बड़ा ही संकट का काल था। अब वो संकट का काल कैसे था अभी आप लोग समझेंगे, लेकिन अंग्रेज तो इस सब संकट से पार कर गया। और हर जगह आप देखेंगे तो मोर्चा हर जगह अंग्रेजों का खुला हुआ था फ्रांसीसियों के खिलाफ। लेकिन यही था कि अंग्रेजों की जो नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए हर मोर्चे पे अंग्रेजों ने उस विकट परिस्थितियों से पार पाते हुए भारत पे भी यहाँ पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग ठीक है भारत की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। तो देखिए, अब गोडेहू था वो आया 1755 में, पौंडीचेरी की संधि किया, लेकिन 1755-56 में मामला बिगड़ गया। अब यही है जो तृतीय जो कर्नाटक का जो टाइमलाइन माना जाता है, लगभग ध्यान रखिएगा 1756 से 1763 तक। एक्चुअली ये पूरा सप्तवर्षीय युद्ध का टाइम है। अगर भारत में देखा जाए कर्नाटक जो ठीक है तृतीय कर्नाटक युद्ध का, तो 1758 से शुरू होता है। अब देखिए, जैसे ही परिस्थितियाँ उधर यूरोप की तरफ बिगड़ती है, तो अब फ्रांसीसियों को ध्यान आता है कि अब गोडेहू से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, जो फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया हुआ था गोडेहू, ठीक है, अब उससे काम चलने वाला नहीं है। अब उसकी जगह एक नया फ्रांसीसी गवर्नर भेजा जाएगा जिसका नाम है काउंट डी लाली। ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, काउंट डी लाली। 1758 में भारत आता है, लेकिन इसके पहले तो अंग्रेज सब काफ़ी खेल कर चुका है सब भारत में। क्योंकि आपको पता है कि 1757 में प्लासी की युद्ध यहाँ पे लड़ी जा चुकी है, सिराजुद्दौला और ठीक है अंग्रेज़ों के बीच यहाँ पे जो क्लाइव था उसके बीच यहाँ पे लड़ी जा चुकी है। और इस प्लासी के युद्ध के माध्यम से वहाँ पे कठपुतली जो नवाब है मीर जाफर को बना दिया गया है। और तो और यहाँ पे जब बंगाल पे जब इस प्लासी के युद्ध के माध्यम से जब अंग्रेजों का कंट्रोल होना शुरू हुआ, तब तो लोग चुन के ठीक है डैमेज करेगा एक करेगा। फ्रांसीसी बस्ती जो थी चंद्रनगर, सबसे इम्पोर्टेंट, उस चंद्रनगर पे ये सब क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब 57 में हुआ है, 57 में चंद्रनगर पे अधिकार कर रहा है। अब जैसे ही काउंट डी लाली आएगा 1758 में भारत में, उसको लगेगा कि भाई इतनी हिम्मत। यही था कि देखिए फ्रांसीसी सब अपना समझ रहे हैं ना, मैंने फटे तो फटे पोजीशन नहीं घटे, कुछ यही हाल था। फ्रांसीसी राजतंत्रात्मक व्यवस्था किया कि वो लोग दिखावा में बहुत अधिक सब बिलीव करता था। आते ही काउंट डी लाली ने ठीक है भारतीय स्थितियों को अगर वो थोड़ा सा अच्छे से समझता, दूरदर्शिता दिखाता, तो शायद थोड़ा बहुत ये संभल जाता। आते ही उसने क्या किया कि यही है, देखिए ध्यान से, यहीं पे सब पौंडीचेरी में फ्रांसीसी सब यहाँ पे मौजूद है। और मद्रास के क्षेत्रों की तरफ यहीं था फोर्ट सेंट डेविड, जहाँ पे सब अंग्रेज सब मौजूद हैं। इसने क्या किया, तो उस समय 1758 में देखेंगे कि प्लासी के युद्ध का जब ठीक है जब मूवमेंट हुआ था, तो यहाँ से बहुत बड़ी जो बटालियन थी इसकी मूव कर गई थी क्लाइव के समय, ध्यान रखिएगा बंगाल में। तो ये जगह खाली हो गया था फोर्ट सेंट डेविड का, थोड़ा सा ये क्षेत्र कमज़ोर हो चुका था अंग्रेजों की ठीक है नौसैनिकरण के दृष्टिकोण से। अब यही लाली आएगा क्या करेगा कि 1758 में देखिए यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड पर यहाँ पे कब्जा कर लेगा। अब जैसे ही यहाँ पे कब्जा करेगा, ये मैसेज पहुँचेगा क्लाइव के पास पहुँचेगा। अब वो रुकने वाला है कहाँ, बंगाल में, वो वहाँ पे उस समय मौजूद था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अब दूसरा वो सबका स्टेप होता है कि पूरे के पूरे जो दक्षिण में हम लोग क्या करना है, हर हाल में ठीक है कंट्रोल करना है। तंजाउर पे सब दूसरा एम रखेगा सब, यहाँ पे देखिए तंजाउर पे। और जब तंजाउर पे सब घेरा ठीक है लंबे समय तक घेरा डाल के बैठेगा, चूँकि तंजाउर का जो क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा ठीक है, एक समय हुआ करता था कि जब तंजाउर का शासक अंग्रेजों को सपोर्ट किया करता था, तो तंजाउर को ठीक है इसको निपटाना बहुत ज़रूरी था। डुप्लेन और तो किसी तरह से तंजाउर को मैनेज कर लिया था, लेकिन उसके बाद से फिर से स्थितियाँ बिगड़ गई। अब देखिए यहाँ पे बंगाल से एक बड़ी सेना भेजा जाएगा आयरकुट के नेतृत्व में, एक ब्रिटिश सेनापति के नेतृत्व जिसका नाम है आयरकुट। और ये आके काउंट डी लाली से यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से युद्ध करेगा।
यहाँ पे मजबूरन फ्रांसीसियों को तंजावुर को छोड़ना पड़ता है। अब ये लोग तंजावुर मूव किया है, अब वहाँ से छोड़ के आया, सब पौंडीचेरी छोड़ के आ रहा है। सभी सबको लग रहा है कि नहीं भाई, हर हाल में हमें अब ठीक है अंग्रेजी बस्तियों पे कंट्रोल करना है। और ऊपर जस्ट इधर जो मद्रास का जो क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा इधर, ठीक है, यहीं पे मद्रास के क्षेत्र में काउंट डिलाली का अगली योजना होती है कि अब वहाँ पे कंट्रोल करना है अंग्रेजों के क्षेत्रों पे। और आपको पता है कि इधर जो हैदराबाद का जो क्षेत्र था, सदातुल्ला खां जा, तो पता है कि उसके दरबार में कौन रहता था, पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ था, बुस्सी रहता था। कौन रहता था? बुस्सी, ठीक है। फ्रांसीसी जो सेनापति था यही था बुस्सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुस्सी को बुलाया गया कि भाई आओ तुम, हैदराबाद से ये आया। और यहीं पे देखेंगे तो पौंडीचेरी के जस्ट नज़दीक वहीं पे 1760 में वान डिवांस का युद्ध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, ध्यान रखिएगा। 1760 में वान डिवांस का युद्ध होगा। एक तरफ बुस्सी रहेगा, दूसरी तरफ ठीक है यहाँ पे भी आयरकुट यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब इसमें होगा क्या, तो बुरी तरीके से फ्रांसीसी सब यहाँ पे पराजित हो जाएगा। बुस्सी को तो देखिए सब अंग्रेज सब बंदी बना लेगा, पौंडीचेरी पर ही सब कब्जा कर लेगा। और जितना दक्षिण का वो सब ठीक है, जहाँ जहाँ सबका व्यापारिक केंद्र था फ्रांसीसियों का, अंग्रेज सब कंट्रोल कर लेगा। माहे पे, कराईकल पे, जिंजी पे, इन सारे क्षेत्रों पे देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसियों की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बेचारा लाली की दूरदर्शिता ने कहीं न कहीं यहाँ पे सबको यहाँ पे पूरी तरीके से डुबो दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए 1763 तक आते आते यहाँ पे पेरिस की संधि हो गई। अब देखिए 1761 में यहाँ पे पौंडीचेरी को यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा ठीक है फ्रांसीसियों से ले लिया गया है। उसके बाद 62-63 ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं हो रहा है। 2 सालों तक छोटी बड़ी झड़प यहाँ पे होती रही है, लेकिन बिल्कुल सब ठीक है बेजान हो चुका था। फ्रांसीसी सब अंग्रेजों को बहुत अधिक टक्कर दे ही नहीं पा रहा था। अब जाके यूरोप में पुनः राजनीतिक कुछ परिवर्तन आता है, चूँकि सप्तवर्षीय युद्ध का खात्मा करना बेहद ही जरूरी था। और हर मोर्चे पे अगर अंग्रेज सब जीत रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक कोई हारेगा एक कोई जीतेगा। और इसी का परिणाम निकल के आया सप्तवर्षीय युद्ध का कि इसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया 1763 में पेरिस की संधि के माध्यम से। पेरिस अर्थात फ्रांस में ठीक है, जनरली अब देखेंगे तो जितना भी सम्मेलन होता है सब फ्रांस का ठीक है पेरिस में ही होता था, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। वहीं पे पेरिस की संधि में क्या किया जाएगा कि विजित क्षेत्र को वहाँ पे वापस कर दिया जाएगा। अब इसके और भी अलग अलग प्रावधान है, चूँकि हम लोग ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको आपको ठीक है जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विजित क्षेत्र को क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि भाई जिसने चाहे वो अंग्रेजों ने चाहे फ्रांसीसियों ने जिसका जिसका क्षेत्र लिया है उस क्षेत्र को क्या करना है, एक ठीक है वापस कर देना है। और तो यहाँ पे अब चूँकि ब्रिटिश सब जीत चुका है सप्तवर्षीय युद्ध, तो अब थोड़ा तो मनमानी सब करेगा ही करेगा। फ्रांसीसियों को ये लोग बोला कि देखो भाई भारत में सेना तुम लोग नहीं रख सकते हो, कि ये कितना बड़ा ठीक है, यही है अंग्रेजों की दूरदर्शिता, क्लाइव की दूरदर्शिता आप कह सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे डिसीजन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि सेना ही नहीं रखोगे तो फिर क्या करोगे, व्यापार सिर्फ करना है ठीक है, यहाँ पे फ्रांसीसियों को बोल दिया गया। तो कुल मिला के आप यह देखने का ठीक है प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पे सेना को ही जब नहीं रखा गया, सेना गतिविधियों को ही ख़त्म कर दिया गया, तो ये तो पूरी तरीके से डुप्ले की नीतियों का हनन हो गया। क्योंकि डुप्ले ने ही क्या किया था, सहायक संधि के प्रावधानों को आगे बढ़ाते हुए भारत के आंतरिक जो यहाँ पे शासक थे उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया हुआ था। और चाह रहा था कि कहीं न कहीं इन क्षेत्रों पे अगर विजित कर ले हम तो हमें बहुत अधिक व्यापारिक लाभ मिलेगा, यहाँ पे हम लोग ठीक है शासन भी कर सकते हैं। लेकिन अब सेना ही नहीं रहेगी तो फिर दूसरी कोई शक्ति क्या कर लेगी, यहीं से फ्रांसीसियों का डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और पौंडीचेरी वगैरह जो क्षेत्र था, पौंडीचेरी माहे, ध्यान रखिएगा आने वाले क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पौंडीचेरी में सब फ्रांसीसी सब रहेगा, लेकिन नाम मात्र सब रहेगा, सिर्फ यहाँ पे व्यापार करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे माहे पे रहेगा, सब ध्यान रखिएगा, माहे पे रहेगा, कराईकल पे रहेगा। और यही ये माहे का क्षेत्र है, आने वाले क्लासों में आप देखेंगे तो ये माहे का जो क्षेत्र था कहीं न कहीं आप देखें तो ये मैसूर
जो हैदर अली आएगा, टीपू सुल्तान आएगा, उनके नियंत्रण में रहेगा। और यही तो आप लोगों ने ज़रूर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही होगा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान किस तरह से फ्रांसीसियों से प्रभावित था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन वृक्ष लगाएगा तो ये और कोई नहीं है बल्कि वहीं हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान है। तो फ्रांसीसी उसका काफ़ी अच्छे बनता था, अंग्रेज़ों के मंसूबे को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। तो ये अगले क्लास के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, जब हम लोग यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध जब आप लोगों में पढ़ाऊँगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे कर्नाटक युद्ध का पूरा एक बार मैं समराइज में करवा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में, थोड़ा सा मैं इसे ठीक है जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था, 1746 से 1748 के बीच ऑस्ट्रिया के युद्ध के प्रश्न को लेकर हुआ था। इसमें एक्सला-सैपले की संधि के द्वारा इसको ख़त्म किया गया। इसमें डुप्ले बनाम मोर्स था, अड्यार की लड़ाई इसमें लड़ी गई। और कहीं न कहीं इसमें देखेंगे तो कैप्टन पैराडाइज था। ठीक है, उस समय ध्यान रखिएगा कैप्टन पैराडाइज वहीं जो ठीक है डुप्ले का सेनापति के रूप में मौजूद था। और अनवरुद्दीन के बीच यहाँ पे युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी में आप देखेंगे एक्सला जो सैपले की जो संधि है इसमें ठीक है अड्यार की लड़ाई हुई है। और इसके अलावा दूसरा है यहाँ पे कैप्टन पैराडाइज वर्सेस अनवरुद्दीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें डुप्ले ने क्या किया तो मद्रास के नाम पे ठीक है अनवरुद्दीन को ठेंगा दिखा दिया, उसको नहीं दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1749 से 1754 के बीच है, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के बीच सबसे पहले युद्ध शुरू हुआ। इसमें पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते रहिए। ठीक है, थोड़ा इधर मेरे ठीक है बैक साइड से मेरा ढक जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ तो इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो अंबर की लड़ाई हुई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंबर की लड़ाई हुई और इसी में क्या किया डुप्ले की यहाँ पे वापसी हो गई। गोहेडू को नया गवर्नर ठीक है जनरल बना के भेजा गया। लेकिन यहाँ पे हैदराबाद और कर्नाटक का जो विवादास्पद जो मुद्दा था, नासिरगंज था एक तरफ, दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग था। अब यही जो मुजफ्फरगंज जंग था ये पूरी तरीके से ठीक है डुप्ले के नेतृत्व में आ चुका था। नासिरगंज ठीक है अंग्रेज़ों के पूरी तरीके से ठीक है मतलब अंडर में यहाँ पे लोग काम कर रहा था। नासिरगंज की यहाँ पे हत्या कर दी गई। उसके बाद ठीक है मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी गई। फिर तीसरा जो ठीक है जो इसका भाई था उसको वहाँ पे राजगद्दी यहाँ पे दे दिया गया। कर्नाटक में वही हाल था, अनवरुद्दीन को सपोर्ट अंग्रेज़ों का मिल रहा था और चंदा साहब को सपोर्ट यहाँ पे ठीक है फ्रांसीसियों से मिल रहा था कर्नाटक का ठीक है जो उत्तराधिकारियों के प्रश्न को लेके। तो कुल मिला के यही सिचुएशन था। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध देखिए सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में पूरी तरीके से इसका विस्तार हो गया। 1756 से लेकर 63 तक भारत में देखा जाए तो मोस्टली 1758 से 1761 तक का ये युद्ध है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध ऐसे तो पूरा ही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठीक है हिंसक झड़प यहाँ पे होती ही होती है। लेकिन ये जो 3 साल था काफ़ी अच्छे से अंग्रेज और फ्रांस सब यहाँ पे लड़ता है। पेरिस की संधि के माध्यम से ख़त्म हुआ। इसे मैं थोड़ा सा ठीक है जूम इन कर देता हूँ, सॉरी जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे पेरिस की संधि, उसके बाद से फ्रांसीसी गवर्नर यहाँ पे लाली आया। ठीक, अभी मैंने आपको समझाया है कि वाडिवास का युद्ध हुआ। ठीक है, आयरकोट लाली वर्सेस, इन सारे चीज़ों को मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बता दिया। अब लास्ट में लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि फ्रांसीसियों की असफलता का कारण था। तो कभी कभी इस टाइप का भी प्रश्न दे देता है, पीटी में ऑप्शन बना के दे देगा। इसी को आप दूसरे रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि अंग्रेज़ों की सफलता का क्या कारण था। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। अगर आपने सारी क्लासों को मेरे किया हुआ है तो बिल्कुल ही रटने वाली चीज़ है ही नहीं। नंबर 1 है यहाँ पे व्यापारिक आर्थिक श्रेष्ठता। चूँकि यहाँ पे अगर देखेंगे व्यापारिक आर्थिक श्रेष्ठता को लेके तो ब्रिटिश जो कंपनी थी धीरे धीरे यहाँ पे मुनाफे पे बल देते हुए बड़ी मात्रा में वो सब ठीक है व्यापारिक लाभों को यहाँ पे अर्जित किया। उस सबका किस्मत भी साथ दिया। चाहे हम लोग जहांगीर की बात कर लें, शाहजहाँ की बात कर रहे हैं, औरंगजेब की बात कर लें। ठीक है, लास्ट में आते आते ठीक है अंग्रेज़ों को तो पूरी तरीके से मैग्ना कार्टा का अधिकार ही दे दिएगा फर्रुख शेर के द्वारा। तो कहीं न कहीं देखिए व्यापारिक लाभ तो यहाँ पे अधिक मिल ही रहा है अंग्रेज़ों को। आर्थिक श्रेष्ठता उससे सबको बढ़ रही है। दूसरी तरफ कंपनी का स्वरूप है, कोई झिकपिक वाली बात नहीं थी। कंपनी के स्वरूप में यहाँ पे बिल्कुल ब्रिटिश कंपनी थी, निजी कंपनी थी। कोई भी अधिक ब्रिटिश सरकार का वहाँ पे शासन नहीं, मतलब हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, जो महारानी का बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं था। COD यहाँ पे बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से कंपनी चल रहा था भारत में।
लेकिन फ्रांसीसी कंपनी तो वैसी नहीं थी। फ्रांसीसी कंपनी बिल्कुल ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, सरकार के अधीनों काम कर रही थी। तीसरा कारण आप देख सकते हैं बंगाल विजय। बंगाल विजय अंग्रेजों के लिए एक टर्निंग साबित हुआ, क्योंकि बंगाल विजय के माध्यम से देखिए एक समय था मुगलों का जो क्षेत्र हुआ करता था बंगाल, ठीक है, जो सबसे मुगलों का संपन्न क्षेत्रों में से एक था। अब उस संपन्न क्षेत्रों में इस बंगाल विजय के माध्यम से अंग्रेजों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। अब यही है, आप समझिए कि व्यापार उस सबको अधिक हो रहा है, आर्थिक समृद्धि मिल रही है, तो उसका एक बड़ा अंश तो लोग सेना में भी खर्च कर सकता है। और ये किया भी सब, अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता को और अधिक अच्छा किया। उस सबका स्थल भाग में बहुत अधिक, ठीक है, सैन्य गतिविधियाँ नहीं होती थी, स्थलीय सेना को भी सब मजबूत किया। तो देखिए आर्थिक जो कारण है कितना इम्पोर्टेंट कर रहा है सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। डुप्ले की वापसी, जब तक डुप्ले था देखिए एक समय ऐसा आया हुआ था कि लग रहा था कि पूरी तरीके से अंग्रेजों का भारत से, ठीक है, नामो निशान मिट जाएगा। ये वही डुप्ले था, लेकिन इसको बुला के कितना गलती कर दिया फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने। अगर सोचिए, अगर, ठीक है, ब्रिटेन वाला सब होता तो पूरी तरीके से सबको वहाँ से सपोर्ट किया जाता। इसका सपोर्ट नहीं किया गया, डुप्ले को दोबारा प्रयास किया है, लेकिन युद्ध के माध्यम से किया। फ्रांसीसियों को, ठीक है, अपने कंपनियों को, खासकर जो मराठा के क्षेत्रों को, इधर जो मैसूर का जो क्षेत्र था, ठीक है, इनको अपना दोस्त बनाने का कोशिश किया। तंजावुर के शासक को बोला कि तुम भाई भी बिल्कुल, ठीक है, हस्तक्षेप मत करो। तो लेकिन ठीक है, उसमें खर्चा चाहिए था, व्यय था, और बेचारा सब इसको बुला लिया। लाली की अदूरसता थी। बताइए, ऐसा गवर्नर आ रहा है, 1758 में भारत आ रहा है, और आते ही क्या कर रहा है कि भारत की गतिविधियों को बिना समझे हुए डायरेक्ट वो, ठीक है, सेंट जो डेविड थोमे के किले पे कंट्रोल कर लेना। मैंने समझ रहा है ना, शेर की मान में आके क्या करना, हाथ डाल देना। ये नहीं समझ रहा है कि बंगाल में भाई हमारा चंद्रनगर छीना जा चुका है, बंगाल में इतना समृद्ध क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गया है, पूरी तरीके से अंग्रेजों की लॉटरी लग चुकी है। तो थोड़ा सा इसको देखना चाहिए था, चीज़ों को समझना चाहिए था। सहयोग की भावना फ्रांसीसियों में, चूँकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पे तो एक मोटिवेशन के नाम पे सैलरी तो बहुत अधिक नहीं होता है आपस में, ठीक है, जो सहयोग की भावना की काफ़ी कमी थी। टाइम देखिए ना, गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट जॉब का कॉन्सेप्ट है, आज बिल्कुल जिस तरीके से है कि थोड़ा सा वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे कमी पाई जाती है। यही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन ब्रिटेन की कंपनी में ऐसी नहीं थी, वहाँ पे निजी कंपनी थी, बिल्कुल वहाँ पे मोटिवेशन के रूप में सैलरी उनको अच्छी मिल रही है। यहाँ पे निजी उनको व्यापार करने की भी सुविधा मिल रही है। समझ रहे हैं ना, निजी व्यापार इन द सेंस कि कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वे लोग भी अपना निजी व्यापार सब करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं था। जल सेना को लेकर कहा जाए तो देखिए, तो अंतिम कड़ी थी कि हमेशा ही ब्रिटिश नौसेना बाकी यूरोपीय देशों से नौसेना के मामले में बिल्कुल सफल रही है। उसका कारण है कि यहाँ पे ब्रिटिश की भौगोलिक अवस्थिति, उसकी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है ब्रिटेन की कि कहीं भी उसकी सीमा देखिए थल भागों से नहीं टकराती, स्थल भागों से नहीं टकराती, हर जगह उसकी सीमा, जो सीमा है पूरा पूरा जल है। तो ये शुरू से ही इसने नौसेना पे बहुत अधिक ध्यान दिया है, और यही तो कारण है आगे चल के, ठीक है, आप लोग, ठीक है, देखेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे कि किस प्रकार से नेपोलियन ने ब्रिटेन को पराजित करने के लिए पूरी तरीके से, ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था को अपनाया हुआ था। लेकिन उस महाद्वीपीय व्यवस्था से ब्रिटिश पूरी तरीके से पार लिया सब, और वही महाद्वीपीय व्यवस्था किस तरीके से फ्रांसीसियों का अंत का कारण बना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप सीख सकते हैं ब्रिटिश वासियों से कि देखिए, किसी भी परिस्थिति में बोला गया कि सप्तवर्षीय युद्ध हर हाल में, ठीक है, उस सब के लिए एक इतना बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी देखिए हर मोर्चे पे वो सब सफल रहा। यही आपको, ठीक है, समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग शुरू करेंगे, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, खासकर बंगाल की तरफ हम लोग चलेंगे। बंगाल विजय अंग्रेजों का, ठीक है, प्लासी, बक्सर, उसके बाद से देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आएंगे। बंगाल विजय, फिर मैसूर विजय, फिर मराठा विजय, ठीक है, उसके बाद निजामों से क्या बोलते हैं कि सहायक संधि प्रणाली को लागू करवाना, उसके बाद सिंध हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा, उसके बाद अवध का क्षेत्र आ जाएगा, कुछ छोटे मोटे बीच में रुहेलखंड का क्षेत्र है। तो ऐसे सारे क्षेत्रों को कैसे अंग्रेज सब, ठीक है, धीरे धीरे अपने अंडर कंट्रोल करेगा, कैसे गुलाम बनाएगा, आने वाले दिनों में देखिए क्लास और अधिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, एक एक क्लास को देखिए, कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।